डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, चार्ज के ऊपर क्वेश्चन, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करो क्वेश्चन की। और यूनिट एंड डायमेंशन में जरा देख लेना, यूनिट एंड डायमेंशन कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे रखेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा वर्नियर कैलिपर से भी क्वेश्चन है, स्क्रू गॉज से भी क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम्हारे जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चंस थे, सिग्निफिकेंट फिगर तक, उस टाइप से क्वेश्चंस हैं। डायमेंशंस के क्वेश्चंस हैं। अब डायमेंशंस में क्वेश्चन, तुम लोगों को डायमेंशन पता होनी चाहिए। और डायमेंशन कब पता होगी? जब तुम्हें फार्मूला पता होगा। डायमेंशन कब पता होगी? जब फार्मूला पता होगा। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml की पावर -1 -2, ठीक है। पावर, अच्छा, एनर्जी की क्या होती है? ml2 t-2, ठीक है। तो डायमेंशंस के 4 क्वेश्चंस हैं। उसके साथ में तुम्हारा वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, ये हो गया। और क्या था? प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हैं। प्रोजेक्टाइल में तुम्हें पता होना चाहिए रेंज का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन पता हो। ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन सबको पता है? वैसा नहीं दिख रहा है ये इक्वेशन पता है? चलो y = x tan थीटा 1 - x/r। ये इक्वेशन पता है सभी को? ये किसकी इक्वेशन है? प्रोजेक्टाइल की। किसकी है? प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन इस प्रकार से लिखी हुई हो, y = ax - bx², क्या ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है? नहीं है। ये भी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। दोनों में ax क्या ले लो? यहाँ क्या बचेगा? 1। a नीचे जाएगा, हो गई नहीं होगी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन? जहां पर यहाँ पर क्या है? ये रेंज, तो यहाँ रेंज क्या हो जाएगा? देखो a/b। रेंज क्या हो जाएगी? a/e। इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही रेंज निकालनी है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। बाकी सिस्टम में तुम लोगों को प्रोजेक्टाइल तुम्हारा हो गया, ठीक है। एनएलएम में तुमको याद रखना है, एक बार बताओ, अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ जाएगी, ए एक्सेलरेशन से, मास है m, तो टेंशन कितनी हो जाएगी? ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो टेंशन क्या हो जाएगी? बोलो, टेंशन क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी तो अच्छा, टेंशन क्या हो जाएगी? m ऊपर जाएगी तो g mg प्लस, समझ आ रही है? ऊपर जाएगी तो mg प्लस a। अगर कोई भी चीज है, कोई चीज अगर नीचे आएगी तो mg माइनस a। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0। अगर बेटा सोचो, अगर मान लो मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो रस्सी में टेंशन सिर्फ क्या होगी? सिर्फ mg, सिर्फ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो टेंशन जो सिर्फ बचेगी
तो जो टेंशन बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ mg के इक्वल बचेगी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एनएलएम में किसी भी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताओ तुम लोग, पता होगा नहीं, मुझे बताओ। मेरे पास एक पुली है, ठीक है, एक मास m1, एक मास, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? बराबर है, बराबर होगा तो ऊपर नीचे क्यों जाएंगे? कौन भैया, ये नीचे जा रहा है तो ये ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? m2 g अपॉन बोलो m1 प्लस, यही तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा। टेंशन का फार्मूला क्या होगा? टेंशन का 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस, समझ में आ गया? ऐसी तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, सेम स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है? जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन दोनों में क्या हो जाएगा? सेम। अब देखो, ये ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ सर जी, मान लो अगर ये 4 किलोग्राम का है और मान लो ये 1 किलोग्राम का है, ये 4 किलोग्राम का है और ये 1 किलोग्राम, सही है? अब मुझे बताओ सर, मैं तुमसे कहूं कि बताओ बेटा, ये इधर वजन ज्यादा है, ये कहां जा रहा होगा और ये कहां जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सबसे पहले एक काम देखो, जितना देखो ये क्या एक ही रस्सी है, ये रस्सी एक ही तो है। अगर एक ही रस्सी है तो इसमें टेंशन T तो इसमें भी और इसमें भी, सही है? इस वाले ब्लॉक में देखो ऊपर T और T दोनों मिलकर कितनी हो गई? 2T। और इसमें क्या लग रही है? सिर्फ सिंगल टी लग रही है। एक बात याद रखना, एक बात ये याद रखना, अगर तुम इस वाले का एक्सेलरेशन नीचे a माने, क्या माने? a, इसका एक्सेलरेशन ऊपर क्या माना? a डैश। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा। अब एक बात याद रखना बेटा, हमेशा टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का गुणनफल हमेशा समान होता है। जैसे यहाँ पर टेंशन कितनी है? 2t, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है? यहाँ टेंशन और यहाँ एक्सेलरेशन T से T, तो a डैश का मान किसके बराबर होगा? 2a के बराबर। किसके बराबर? सही है। दोनों का एक्सेलरेशन का क्या आ गया तुम्हारा? रिलेशन आ गया। एक चीज और बताओ मुझे सर, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, इसकी क्या बनाऊं? ऊपर की ओर क्या लग रहा है भैया? ये ऊपर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा, और नीचे क्या है? अरे नीचे क्या है? mg, नीचे क्या है? m क्या हो गया? 1, तो 1g हो गया, बराबर इसका मास कितना है? 1, एक्सेलरेशन क्या है? a डैश। अगर a डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 2a। तो अगर मैं उधर करूंगा तो 2a प्लस, ये टेंशन आ गई। अब मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में रखूं, इसमें ऊपर टेंशन कितनी लग रही है? 2t, लेकिन ये जा कहां रहा है? नीचे जा रहा है, तो 4g माइनस 2t बराबर ma, बराबर t की जगह वैल्यू उठा के यहां पर रख दी, t की जगह पर यहां पर उठा के वैल्यू रखी t की जगह पर, तो 2a प्लस g बराबर 4a। यहां पर करा 4g 4a माइनस 2g बराबर 4a।
क्या बचा 4G में से 2G गया, क्या बचा 2G बराबर 8A। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया G/4। किसका G/4 एक्सेलरेशन आया है? इसका। अगर इसका G/4 है तो इसका क्या होगा 2G/4 यानी कि G/2। ठीक है, ये होगा सही है। एक चीज और समझो, तुम लोगों को एक चीज पता है, अगर मैंने तुमसे कहा एक वेक्टर मेरे पास में a + b है, इसका मॉड क्या होता है? a + b का मॉड √a² + b² + 2ab। यही तो फार्मूला होता है, a² + b²। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता। अगर माइनस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता? माइनस आ जाता। ठीक है, ये हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। ये हो गया। और समझो सर, एक बार बताइए, अगर मैं तुमसे ये कहूं कोर्स में क्या क्या रहा है, क्या क्या था कोर्स में, भूल गया। कोर्स लिखा ना, अच्छा लॉज ऑफ मोशन और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, मेरे पास में दो चार्ज हैं, एक Q1 और एक Q2, दोनों के बीच की दूरी और बीच में एक स्पेस है, हवा है। क्या है? हवा। तो फोर्स कितना लग रहा होगा? Q1 Q2 अपॉन R²। यही तो लग रहा होगा। अब इसके बीच में कोई परावैद्युतांक डाल दिया, क्या डाल दिया? तो अब फोर्स कितना लगेगा? हवा में F लग रहा था, अब कितना लगेगा? F'। क्या लगेगा? और F' की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही, अगर K की जगह लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन K। अगर K परावैद्युतांक डाला है तो इन दोनों फोर्स में रिलेशन क्या हो जाता है? F' बराबर F अपॉन K परावैद्युतांक। K क्या है? परावैद्युतांक। ठीक है, अगर तुम्हें ये फोर्स और ये फोर्स पता हो, दो फोर्सेस अगर आपको पता है, दो फोर्स अगर आपको पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? परावैद्युतांक निकाल सकते हो। K की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि K की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बर्नियर कैलिपर सबने देखा है, और स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट का फार्मूला बताओ। लीस्ट काउंट का फार्मूला स्क्रू गॉज के, पिच अपॉन नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितने नंबर होते हैं, वही तो होता है। अच्छा, स्क्रू गॉज के बर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? बर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट का फार्मूला बोलो, कल पेपर है। 1 MSD 1 माइनस M अपॉन N। M हमेशा छोटा होगा, M हमेशा किससे? M हमेशा छोटा होगा M से। ठीक है, ये फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का, किसके अंदर? बर्नियर कैलिपर्स के। ठीक है, ये बर्नियर कैलिपर्स के अंदर। एक बात और बताओ, तुम लोगों ने सबने बर्नियर कैलिपर देखा है, ठीक है? ये कनेक्ट है या नहीं है? कनेक्ट है। क्रोम का है इसमें, अच्छा, इसमें ऐसा क्रोम है।
कहाँ गया? ये इधर नहीं आएगा, आ गया। देखो बच्चों, ये वर्नियर कैलिपर्स है। जैसे मैंने इसको जूम किया, ठीक है, हो जा भाई, आ जा, नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। इधर देखो, ये वाली जो होती है, ठीक है, जो ये वाली चीज है, ये वाली, ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। ये कौन सी स्केल है? मेन स्केल। ये मेन स्केल है। और ये कौन सी स्केल है? वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल है। तुम एक बार बताओ, अगर मैं इसे कभी पास में लाता चला जाऊं, ठीक है, इसको पास में लाता चला जाऊं, मान लो जब मैं पास में लाया तो ये वाला जबड़ा मान लो यहां आ गया, ये वाला जबड़ा यहां आ गया, ठीक है, और ऐसे, ये ऐसे। लेकिन इसका जो ये जीरो है ना, ये जीरो यहां पर पहुंच गया। अगर ये वाला जीरो जस्ट इस जीरो के नीचे होगा तो हम कहेंगे शून्य एरर। एरर कितनी है? जीरो। अगर ये वाली चीज इधर रहेगी तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर। कैसी एरर है? पॉजिटिव। अगर ये वाला शून्य इधर हो गया तो कैसे कहेंगे? नेगेटिव एरर। इसका मतलब ये मेरा राइट हैंड है, राइट अगर जीरो, अगर इसका ये जो वर्नियर स्केल है, इसका जीरो से इधर रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा, तो कौन सी एरर होगी? पॉजिटिव। और इसके ऊपर कल हम बता रहे हैं, सब बोलोगे तुम, कल ये कहोगे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये फिजिक्स है बेटा, यही आ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं? नहीं तो मैं कभी बताता हूँ तुम लोगों के लिए। और तुमसे मैं गारंटी बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ यही क्वेश्चन नहीं होंगे, ये भी देख लो। जैसे मैंने अभी तुम्हें लीस्ट काउंट का बताया क्वेश्चन, लीस्ट काउंट का क्वेश्चन ही तुमसे नहीं होगा। जाओ, मैं तुमसे गारंटी कर रहा हूँ, देखो कितने बच्चे कर लोगे। लो, मैं बता रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स होता है ना, ये वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट का फार्मूला है 1 1 माइनस m अपॉन, और तुम्हें क्लास में कराया है, और कल दम है तो पेपर में कराइए। सही है, ये क्वेश्चन कराइए, क्लास में कराया है, यही बता देता हूँ। तो वही चीजें हैं, वही चीज। अब एक बार देखो बेटा, यहां पर अगर मैं कहूंगा ये वाला जीरो अगर इधर रहेगा तो कहेंगे पॉजिटिव एरर, इधर रहेगा तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव एरर होता है, ठीक है, नेगेटिव एरर होता है। वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गाइड के क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, एक बार बताओ, अगर मैं तुमसे ये बोलूं मेरे पास कोई चार्ज है, जैसे मान लो मेरे पास 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है, ठीक है, या 5 नैनो कूलाम चार्ज है, और मैं कहूं बताओ उस पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो सीधे तुम फार्मूला कौन सा लगता है? Q बराबर N। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्रोटॉन्स होंगे, और चार्ज अगर नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा 10 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो कूलाम का मतलब क्या हो गया बेटा? -6, 10 की घात -6। अब मैं कहूं बताओ इस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन n ऐसे ही e की जगह क्या रखेंगे? -1.6 इंटू 10 की घात -19। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में जो भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। बाकी कैपेसिटर पर क्वेश्चन रहेंगे, C बराबर ε0 A अपॉन D, ठीक है। कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करता है? 1/2 CV², 1/2 CV²। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो आप लोग सही है। बी क्या होता है? बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो सभी को पता है। चलो, ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आप लोग ढंग से पढ़ना, और कल 1:30 बजे पेपर देना।
माइनस चल जा भाई। अभी इंटरनेट पर अच्छा लग गया था, कैसे लगा दो एरोप्लेन पे अपना मोबाइल समझाया क्या? नेट से खुलती नहीं है, ये तो पीडीएफ से पढ़ी है। ठीक है, चलो हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी बच्चों, वर्क फंक्शन पे बात करी थी। वर्क फंक्शन क्या होता है? टोटल मिनिमम एनर्जी जिससे अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन को दो तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर से कहां तक आ जाए? सरफेस तक। वो मिनिमम एनर्जी ही मेरी क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी मेरी वर्क फंक्शन कहलाएगी। वो मिनिमम एनर्जी मेरी वर्क फंक्शन कहता है। ये हो गया। कभी ऐसी हो गया था, फिर कैसे सही हुआ? अरे कोई सी पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। चलो एक मिनट बाद में देख। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने तुम लोग आधार कार्ड में संशोधन करवा लो, नहीं तो अभी तुम्हारा फॉर्म तो भर जाएगा। और जो फॉर्म भरो वो आधार कार्ड को देख के मत भरना, हाई स्कूल की मार्कशीट को देख के भरना। सही है? कहीं जैसे तुम्हारा मान लो, जैसे अभी मुझे आज एक बच्चा मिला था, वो मेरे से कह रहा था सर मेरे फादर के नाम में ए नहीं है, आधार कार्ड में मार्कशीट में तो ए है, आधार कार्ड में नहीं है। तो वो अपने आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म मत भरना, जो तुम्हारे 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से फॉर्म भरना और फिर आधार कार्ड को चेंज कराना, क्योंकि तुम्हारी जो मार्कशीट है हाई स्कूल की वो जल्दी चेंज नहीं होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है और टाइम टेकिंग होती है। ठीक है, तो इसलिए पहले अपने उधर चेंज करना, तुम उधर चेंज करवाना, फिर उधर अगले बढ़ना, ऐसे करना। तुम्हारा प्रॉब्लम है डबल एस कर दिया, अब क्या करोगे? फिर संशोधन करा लेना अपना। ठीक है, और सभी लोग, और एक फॉर्म आने वाले हैं तुम लोगों के नीट के, बहुत जल्दी से जल्दी फॉर्म आने वाले हैं सारे। तो हाँ, कुछ बच्चे आज मैसेज कर रहे थे सर फॉर्म आ गए क्या? फॉर्म नहीं आए, फॉर्म नहीं आए अभी। ठीक है, तो अभी तुम लोगों के फॉर्म नहीं आए, लेकिन फॉर्म आने वाले हैं। तब तक अपने डॉक्यूमेंट सही कर लो, और जो फीस रहेगी फीस भी इकट्ठी कर लो, घर वालों से बोल देना
1700 रुपया फीस रहेगी लगभग, ठीक है। और 100 कम से कम 150 रुपये लेगा फॉर्म भरवाएगी, क्योंकि 100 रुपया ये 150 रुपया मान के चलो, क्योंकि उसमें एक ऐसा थोड़ी नहीं फॉर्म भर दो तुम्हारे 10 उंगलियां के अंगूठा लगेंगे कि तुम्हारे बड़ा बड़ा फोटो खींचेंगे, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों मोमेंटम का फार्मूला बताओ, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। Q बराबर mb, Q बराबर, और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। P बराबर mb, और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला mb फाइनल माइनस b, सही है। अब मुझे बताओ बेटा, कहीं पर मेरे ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो मेरे पास ग्राफ है, उस ग्राफ में अगर कोई सीधी लाइन है तो ये सीधी लाइन क्या शो करती है, वेलोसिटी। अगर ये सीधी है, क्या इसमें एक्सेलरेशन है, नहीं। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0। लेकिन अगर मेरे पास में कोई ग्राफ ऐसे है, क्या इसमें एक्सेलरेशन है, है एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी तो देखो, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है बहुत तेजी से, ये टी है, इधर टी है, ठीक है, इधर टी है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो इसके अंदर है, ठीक है। आई जे के क्या होती है, डायरेक्शंस, तो आई जे के हैं वो तुम्हारी डायरेक्शंस होती हैं, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या दिखाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या दिखाता है, वर्ग डन। फोर्स और टाइम का ग्राफ क्या दिखाता है, फोर्स और टाइम का ग्राफ क्या दिखाता है, तो बेटा फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होगा ना, जो भी इसके अंदर एरिया होगा वो एरिया शो करेगा किसको, इम्पल्स को, किसको, इम्पल्स को। अरे F इंटू डी टी, यही तो मेरा इम्पल्स होता है, फोर्स इंटू छोटा सा टाइम, ये क्या होता है, इम्पल्स होता है। बात समझ आ रही है, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का एक फार्मूला और होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वो भी क्या होता है, इम्पल्स। इधर देखो, F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dp अपॉन तिरछी गुणा कर दो, तो F इंटू डी टी बराबर क्या होगा, तो ये क्या हो गया, इम्पल्स, ये क्या हो गया, इम्पल्स, और ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इम्पल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। एक बार बताओ, ये मेरा रेजिस्टेंस है, अरे बोलो, यस सर, क्या ये बीट स्टोन है, यस सर, क्या ये बीट स्टोन है कि नहीं है, बीट स्टोन है, बीट स्टोन है, तो बीच वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, बीच वाले में करंट कितना जाएगा, इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगा और मैं कहूं बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 3 और 2 5, 6 और 4 10, तो इधर के 5 और इधर के 10 कैसे हो गए, पैरेलल में, तो 5 गुणा 10 बटे 5 प्लस 10, यही तो आर हो जाएगा, 50 बटे 15, काट पीट के अलग कर लोगे, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो काट पीट के इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस और क्वेश्चंस। अच्छा तुमने एक बार बताओ, तुम लोगों को एक बार पता है, मैंने तुमसे कहा मान लो मेरे पास में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मैंने कहा मान लो जो करंट है, मान लो करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर का,
ये R1 रेजिस्टेंस, ये E1 और ये E2। अगर मैं कहूं बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पीछे लड़के बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मुझे इससे मुझे बस जल्दी इक्वेशन बताओ सर, इक्वेशन कैसे निकालना बोलो। मैं कहां से चल रहा देखो b माइनस ए पूछा है तो जहां से पूछ अगले है वहीं से चलो। मैं यहां से चल रहा हूं इधर, मैं इधर जा रहा हूं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं कहां से चला? जिधर मैं चल रहा हूं उधर ही करंट, उधर ही करंट है, तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा? और करंट मान लो 2 एम्पियर, तो 2 रेजिस्टेंस क्या है? R1। देखो मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला? तो माइनस का देखो जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही रेजिस्टेंस है, तो फिर से माइनस का करंट हो गया 2 और रेजिस्टेंस क्या हो गया? कौन से टर्मिनल से निकला? पॉजिटिव E2, पॉजिटिव E2 उधर पहुंच गया जहां पहुंचना था, तो बराबर BA, बराबर BA, बराबर BA। इसको इधर लाऊंगा तो ये BB माइनस BA हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 2R1 प्लस E1 प्लस 2R2 माइनस E2। बात समझ आ गई? ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप से अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो भाई करना तो पड़ेंगे ना, क्वेश्चंस करने तो पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा इस प्रकार से। कैपेसिटर का फार्मूला पता ही है सबको, मुझे बताओ बेटा कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छा अगर इसके बीच में कोई K डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए T मोटाई का और बीच की दूरी क्या है? D। सबसे पहले मुझे बताओ क्या कैपेसिटर चार्ज पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इसके बीच में T थिकनेस का कोई K डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट AB माइनस T प्लस T अपॉन, अरे ये तो हो जाएगा। तब धातु के लिए K का मान इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। धातु के लिए K का मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। अच्छा कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता? चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, 3 फार्मूला थे, 1/2 CD, 1/2 QB, बस QB होता है, खाली QB होता है लो। अरे C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन B, ठीक है। तो C की जगह रखा Q अपॉन B, B से B कट गया तो क्या बचेगा? Q। या फिर क्या होगा? 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। ये करके फार्मूला, 3 फार्मूला होते हैं कैपेसिटर के जब एनर्जी स्टोर होती है तब। मुझे बताओ फिर से तुम तीनों बताओ पीछे, और मैं कई बार दोहरा चुका हूं इस चीज को, ठीक है। सही है, 2 कैपेसिटर हैं, एक पर चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा? कह तो नहीं बताया है, कई बार बोला नहीं बोला है, और तुम ही लोगों से पूछा है। चलो एक बार बताओ, चलो वो छोड़ो। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है बेटा, अगर दूरी बढ़ा दोगे, ये यहां से उठा के प्लेट इतना कर दी, ठीक है। ये तो डिस्टेंस क्या हो गई मेरी? इंक्रीज। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उस पर फोर्स क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। समझ रहा है? तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से खुल जा, तो खुली जा भाई, खुल जा सबसे। किसमें?
PDF वाला है रहेगा। हाँ सर। उससे ओपन किया था सबसे। हाँ सर, सीधे बैठे। तो आगे कहीं हैंग हो रहा है। PDF वाला है तो इसमें कहाँ पर है? ये वाला नीचे ये सब लो। ये अभी कहाँ पर ऑल फाइल्स रिसेंटली आज तारीख कितनी है? 7 तारीख। रिसेंटली अच्छा रिसेंटली ये करंट हिस्ट्री ऑल फाइल्स बेटा कल हम लोग इस सब की बात कर रहे थे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की हमने बात करी थी, कार्बोनिक एमिशन की हमने बात करी थी, ठीक है। हमने बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, मैंने कहा था वर्क फंक्शन की, हमने इंटेंसिटी की बात करी थी। ये कब होता है? ये कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी सेम हो और इंटेंसिटी अलग, तब ये होता है, ठीक है। हाँ, और ये दूसरा वाला ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ, ये वाला तब होता है जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो और इंटेंसिटी क्या हो? इंटेंसिटी सेम होती है, तब हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। और मैंने कहा था अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है और तुमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहे तो काइनेटिक एनर्जी में से ई गायब कर देना, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हें कहीं काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो ई गायब कर दो तो 2.5 वोल्ट क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसको लगाने से फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि करंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। करंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। करंट की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो अगर किसी मेटल पर पड़े तो उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को जस्ट कहां पर लेके आ जाती है? सरफेस पर। उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? तो देखो फ्रीक्वेंसी से ही तो वेवलेंथ बनी है। अरे बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c अपॉन लैम्डा, c अपॉन लैम्डा, और लैम्डा ही क्या होती है? मेरी वेवलेंथ। लैम्डा ही हमारी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब देखो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये यहीं से आ जाएगा, ठीक है। देखो सर आइंस्टीन ने, मैंने कल भी बताया था, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी जिसे उन्होंने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने क्या कहा? ये देखो, आइंस्टीन ने ये कहा था, मैंने कल भी बताया था तुम लोगों के लिए, मेरे पास में कोई मेटल है, मेरे पास क्या है? मेटल। यहां से फोटोन आया, ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी है? Hg।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था बेचारा, इसने अपनी एनर्जी किसे दी? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकला? बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के इधर गया। तो यहाँ से बाहर जाने तक उसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, जिसे क्या बोला? फाई नॉट। और बाहर निकला तो वहां पर क्या हो जाएगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा जो एनर्जी दी वो कितनी है? एच न्यू। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने में कितना वर्क डन करना पड़ा? फाई नॉट प्लस क्या रहेगी तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो बेटा ये हो गया क्या? वर्क फंक्शन। ये क्या है? वर्क फंक्शन। ये क्या है तुम्हारी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि जितनी एनर्जी बचेगी उतनी एनर्जी से तो बाहर निकलेगा वो। ठीक है, अब एक बात देखो जरा, हाँ यहाँ पर देखो बच्चे लोग, जैसे मैंने तुमसे कहा था यहाँ पर एनर्जी कितनी दी? एच न्यू। इतनी एनर्जी से क्या निकला? बाहर, और यहां से यहां तक वर्क डन किया। वर्क डन क्या होता है? फाई नॉट, और फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट के। एच सर कैसी बात कर रहे हो? एच न्यू नॉट मतलब कैसे? अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू ना होके न्यू नॉट होती, ये न्यू नॉट ही क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ही तो जा पाता, तो जो एनर्जी होती वो इसी के बराबर तो होती। तो और ये किसके बराबर होता बेटा? वर्क फंक्शन की। तो अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एच न्यू, एनर्जी कितनी मिली? एच न्यू। यहां से यहां तक जाने में कितना खत्म कर दिया? फाई नॉट। बाहर जो निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। सर अगर मैं फाई नॉट को लिखूं तो क्या लिख दिया? एच न्यू नॉट। और ये ऐसे ही। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग सर जी यहाँ पर जो ये है, देखो ये वाला, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर क्या है? एच न्यू। तो देखो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर क्या बचेगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को भी ये लोग क्या बोल देते हैं? ये इक्वेशन भी तुम्हारी कौन सी है? आइंस्टीन की, जहां न्यू नॉट क्या है बोलो? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब खुद बताना, अगर सर जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तुम ज्यादा करो तो इसमें ऐसे भी कर सकते हो, एच ऐसी रहने दो, न्यू को लिख सकते हो C/λ, और इसको लिख सकते हो C/λ नॉट बराबर काइनेटिक एनर्जी। दोनों में क्या कॉमन है? C कॉमन है। तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक। ठीक है, HC ये, तो ये भी तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी। तो आइंस्टीन की इक्वेशन चाहे तो तुम ऐसे लिख दो, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक, तब भी एक ही बात है। एच न्यू को इसको इधर ले आओ तब भी एक ही बात है। ठीक है, या ज्यादा करो वर्क फंक्शन को तब भी एक ही बात है। ठीक है, सारी बातें क्या हैं? सेम है। ये सब एक ही बात लिखी हुई है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से, कान ही पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो सारी बातें एक ही हैं। तो इसे कहा गया आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को आइंस्टीन की फोटो, ये आइंस्टीन ने दिया था, तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको कह दिया गया। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को तुम क्या लिख सकते हो? E/B नॉट। B नॉट यहां पर क्या है बोलो? B नॉट कहां है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या है? मैंने तुमसे कहा था बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं तुम्हारे पास हो, ठीक है, उसमें से E हटा दो तो क्या बन जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और तुम्हारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो तो उसमें E लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हारे लिए, कभी भी क्वेश्चन में याद रखना, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमसे कहे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा?
तो सर जी ई हटा दो, 2 वोल्ट होगा। कितना होगा? 2 वोल्ट। अब मान लो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दी, तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो क्या करो ई जोड़ दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन। और तुमसे कहा जाए बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चाहिए, मुझे तो जूल में चाहिए। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें पोटेंशियल दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है तुम्हें 3 वोल्ट, कितना दे रखा है? और तुमसे पूछा है बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसमें पूछी है? जूल में। तो क्या करोगे? सबसे पहले तो सर इसमें ई लगाओगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तुम्हारी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, अरे पोटेंशियल में ई लगा दिया तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब जूल में पूछिए तो क्या करोगे? 3 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। लो ये जूल में आ गई। ठीक है, कि जूल में कितनी आ गई? 4.8 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 4.8 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये हो जाती है। तो यही। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? C अपॉन लैम्डा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C अपॉन लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये सिर्फ क्या है? वेवलेंथ। ये सिर्फ वेवलेंथ है, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन अभी तो देखो मैंने लिखवाई थी बच्चा लोगों, ये वाली चीज, ये वाली आइंस्टीन की अभी मैंने लिखवाई थी कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तुम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? ई बी नॉट। क्या लिख सकते हो? ई बी नॉट बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में आ गई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड। अच्छा, एक काम मुझे कोई बता दे, एक बात बताओ सर, अगर मेरे पास में जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मेरे पास में, अब बताना, मेरे पास में जो वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है, वो किस पर पड़ रही है? फोटोन, वो मेटल पर। किस पर पड़ रही है? लेकिन वो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? हैं? निकलेगा। क्यों? देखो बेटा, E = hc अपॉन लैम्डा। अब ये होगी लैम्डा नॉट, ये क्या हो गई? अगर बेटा लैम्डा नॉट से कम करूंगा तो एनर्जी बढ़ नहीं जाएगी? एनर्जी। अच्छा मुझे बताओ, मैंने एक वेवलेंथ डाली मेटल पर, लेकिन वो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अधिक है, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टी होती हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती हैं? उल्टी। ठीक है, हाँ, वो अपोजिट होती है। जिस पर एक काम करेगा दूसरा उस पर काम नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे बेटा, जैसे इसमें भी ये थोड़ा बड़ा रखा है इन लोगों ने, इस प्रकार से कर रखा है कि अभी तुम बोले कि सर ई बी नॉट बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन, ये हो गया। सी को मैं बाहर ले लूं, सी को क्या ले लिया? बाहर, और इस ई को नीचे ले लिया, तो एच सी अपॉन ई, 1 लैम्डा अपॉन 1 लैम्डा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर इसको अलग अलग लिखा, अगर इसको अलग अलग, बेटा देखो, अगर तुम लिखना चाहो तो सी बटे लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और यहां पर भी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, ये जो चीज है ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? एक इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने नहीं पढ़ाई है, y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस, ये इक्वेशन पढ़ी है हमने। ठीक है, ये इक्वेशन ये कहती है कि अगर एक तरफ तुम्हारा y है और एक तरफ क्या है? x, तो ये y और x हो गया, y और x। अब जरा समझना कि सर अगर ये y और x है, अब यहां पर देखो, अगर मान लो c नहीं है, c है ही नहीं, c है ही नहीं, तो देखो अगर मैं x को 0 रखूंगा
तो बाई भी क्या मिलेगा 0। अरे m की 0 से गुणा करो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और m क्या होता है, ये m स्लोप क्या होता है, जो किसके बराबर होता है बच्चों, tan थीटा, tan। तो यहां पर जो ये लाइन को अगर मैं लिखूंगा तो वो किससे होके जाएगी, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, किससे। लेकिन अगर यहां पर प्लस सी आ गया, क्या आ गया, प्लस सी, तो बाई के साथ में देखो प्लस सी है, प्लस सी का मतलब है ऊपर, तो ये लाइन सीधी तो जाएगी लेकिन कितने पर काटेगी बाई को, सी पर। बाई को कितने पर काटेगी, अगर यहां पर प्लस का ना हो कि माइनस का सी होता तो ये लाइन सीधी तो जाती लेकिन बाई को कहां काटती, माइनस सी पर। किस पर काटती, माइनस सी पर। बिल्कुल तुम उसी प्रकार से बिल्कुल उसी प्रकार से देखो, यहां पर इक्वेशन कितना है, बी नॉट बराबर एच ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन, अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊं, एक तरफ ग्राफ होगा पोटेंशियल का और एक तरफ ग्राफ किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, सर जी h बटे ई, देखो जैसे मैंने अभी बताया था बाई बराबर एम एक्स प्लस, ठीक है। यहां पर देखो ग्राफ जो था इससे पहले बाई और एक्स में था, अब ग्राफ किसमें है, बी नॉट और फ्रीक्वेंसी में, बी नॉट और फ्रीक्वेंसी में। तो यहां पर m की भूमिका कौन निभाएगा, h अपॉन ई, तो m बराबर हो गया h अपॉन ई। मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये जो लाइन की इक्वेशन है जो कैसी रहेगी, सीधी, वो प्लस से गुजरेगी माइनस से, यहां क्या है, तो कहां से गुजरेगी, ऐसे आएगी लाइन और इसको कहां काटेगी, निगेटिव पर। कहां काटेगी, जो निगेटिव पर काटेगी उसका मान कितना होगा, h अपॉन न्यू नॉट अपॉन ई, सही है, h न्यू नॉट अपॉन ई। और सर जो यहाँ स्लोप होगा tan थीटा, वो किसके इक्वल होगा, h अपॉन ई के, h अपॉन, ठीक है, h अपॉन ई के इक्वल क्या होगा, स्लोप, ठीक है। ये स्लोप हो गया h अपॉन ई के इक्वल, ठीक। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में अगर हम आइंस्टीन को लेके इक्वेशन पूछी जाएगी तो इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा। देखो मैंने दे रखा है, नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है, ठीक है। देखो एच सी अपॉन, ठीक है, मैंने अभी बेटा फ्रीक्वेंसी लिख दी थी, सी अपॉन लैम्डा की जगह क्या लिख दिया था, न्यू नॉट लिख दिया था, ठीक है, वही बात है, हाँ कहीं तो नहीं, ठीक है। अगर यहां पर लिखना चाहूं तो h न्यू नॉट अपॉन ई, यही तो काट रहा है ये। और ये स्लोप जो है वो मेरा क्या लिखाया था मैंने अभी, स्लोप क्या लिखा था, h। अच्छा फिर बेटा एक बात और, यहां पर जो ग्राफ दिया हुआ है ना वो न्यू नॉट और 1 किस में है, लैम्डा, ठीक है। ये 1 लैम्डा में ग्राफ है, 1 लैम्डा में ग्राफ है, ठीक है। देखो हाँ, तब भी तुम्हारा ये बनेगा और स्लोप बनेगा ये। अब देखो ये कैसे आया, ये वाला स्लोप कैसे आया, अभी जो मैंने इक्वेशंस बनाई थी वो क्या थी, बी नॉट बराबर, बोलो, एच न्यू नॉट अपॉन माइनस, सॉरी एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन। सर अगर मैं न्यू को लिखना चाहूं तो सी अपॉन लैम्डा, यहां लिखना चाहूं तो सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। देखो सी अपॉन लैम्डा, सही है। अब अगर मैं ग्राफ लूं किसमें, बी नॉट में और किसमें, 1/लैम्डा, तो 1/लैम्डा ये गया 1/, तो यहां पर जो m की वैल्यू बची वो क्या बची, एच सी अपॉन, वही दे रखी एच सी अपॉन ई, ठीक है। जो वैल्यू बची वो एच सी अपॉन ई, और यहां पर देखो ये कितने पर काट रहा है, तो एच सी अपॉन ई लैम्डा नॉट, यहां पर इतने नेगेटिव पर ये काट रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो तुम्हारा कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ ये पूछे गए हैं, ग्राफ ये पूछे गए हैं इस प्रकार से आइंस्टीन के इक्वेशंस को लेकर।
ठीक है। और कुछ चीजें हैं जैसे कुछ एक्सप्लेनेशन है आइंस्टीन के इक्वेशंस के। फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इट इज क्लियर दैट के मैक्सिमम इज, ये तो मैंने कल बता ही दिया था, के मैक्सिमम जो होगा वो इंडिपेंडेंट किस पे होगा, किस पर होगा, इंटेंसिटी पर। किस पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कल हम पढ़ा रहा था किस पर निर्भर करेगा, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर। और कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, तो निकलेगा तभी निकलेगा जब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, या फिर जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। और बेटा फोटो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी। मैंने बताया था कल, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कैथोड और एनोड दो प्लेटें होती, अगर मेरे पास कैथोड पर, ठीक है, या नेगेटिव पर मान लो अगर 10 फोटॉन्स पड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10। 20 पड़ेंगे तो 20। तो मैं अगर बेटा 10 20 40 50 ये क्या बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो वही है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंटेंसिटी। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा मेरे पास में क्या होगी, इंटेंसिटी। ठीक है, हाँ, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मेरे पास में बढ़ती जाएगी इंटेंसिटी, उतनी ही इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, सोचो ये कैसे होगा। वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मटेरियल, वर्क फंक्शन दे रखा है बच्चों। वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, W या फिर फाई नॉट। कितना दे रखा है, 4.2 इलेक्ट्रॉन। तुमसे कहा गया है विल दिस नीड गिवन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तुमसे कहा गया है, ठीक है, वेवलेंथ इतना। देखो बेटा, अगर तुमको वर्क फंक्शन दे रखा है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमको यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उस इलेक्ट्रॉन को इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इतनी ही एनर्जी दोगे तो वो निकल के जस्ट कहां आ जाएगा, सरफेस पर। ठीक है, क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं। तो कह रहा है कि इसको बाहर निकालने के लिए क्या इतनी वेवलेंथ सही रहेगी। ठीक है, तो एक बात जरा तुम समझो, मेरा एक फार्मूला है, E इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन, ये होता है E इक्वल टू HC अपॉन। सर एनर्जी कितनी है, 4.2 इलेक्ट्रॉन। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8 और बटे 300। अब बेटा इसको सॉल्व करते रहना, लेकिन इसको सॉल्व मत करो। ठीक है, मैं याद कर लो खाली बेटा, अगर मैं HC को सॉल्व करूं, ठीक है, तो मेरा आता है 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। क्या आएगा, 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया, 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको 12,400 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 12,400, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। करेक्ट वैल्यू 12,375। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे, या तो तुम यहां से लैम्डा निकालो, ठीक है, यहां से लैम्डा निकालो, जो हमको निकालने का नहीं है क्योंकि ये बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, कहां गुणा भाग करते रहोगे। देखो बेटा, HC की वैल्यू रखिए 12,375, 12,375। ठीक है, देख इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां क्या है बेटा, लैम्डा। सही है। सर एनर्जी मेरी कितनी थी, देखो 4.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गए। अगर मैं लैम्डा को इधर ले जाऊंगा तो 12,375 बटे 4.2 और ये किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4 से भाग कर दोगे क्या? 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, फिर अरे बोलो ना, 4 ने 36, फिर बोलो 4 चौक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है -10। अगर बेटा इसे नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 309.4 नैनो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू इससे क्या हो? ज्यादा की कम? इससे क्या हो? अगर इससे ज्यादा हो गई तो एनर्जी और कम नहीं मिलेगी, तो लैम्डा की वैल्यू इससे क्या हो बच्चों? कम। तो बताओ क्या इससे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। यहां पर जो लैम्डा चाहिए वो 3 लगभग, देखो अगर 0.2 से भी भाग देते तो लगभग 300 के करीब आता। ठीक है, 300 के करीब आता। तो 300 से क्या होनी चाहिए? लैम्डा कम हो, तभी बाहर निकलेगा, अदरवाइज बाहर निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, ये है। तो बस ये याद रखो, 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। उतार लिया। बच्चों करो फटाफट, सोचो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा तो होगा कैसे? कैसे क्वेश्चन होगा? ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को पहले समझो। देखा, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में फोटो कोई मटेरियल है, उसका वर्क डन, वर्क फंक्शन मुझे दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले बिल्कुल सही है। मुझसे पूछा गया, मुझसे कहा गया मैंने इतनी वेव डाली, इतनी वेवलेंथ की। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखो किसी मटेरियल का वर्क फंक्शन मुझे दे रखा है और उसने कहा है इतनी वेवलेंथ डाली, कितनी? 2800 एंगस्ट्रॉम। 2800। तो उसने कहा बताओ जो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा देखो, अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले देखो, मुझे तुम्हें यहाँ तो एनर्जी पता है, वर्क फंक्शन की एनर्जी पता है, क्या तुम्हें काइनेटिक एनर्जी जो तुम्हें वेव आ रही है, जो वेव आ रही है, क्या उसकी एनर्जी पता है? नहीं। उसकी एनर्जी निकाल लो। उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? hc अपॉन लैम्डा। सर hc की वैल्यू 12,300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। कितनी वेव पड़ रही है बेटा? 2800 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम बढ़ गया। देखो बेटा जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 2800। वेवलेंथ कितनी है? 2800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2800 एंगस्ट्रॉम। तो तुम उसकी एनर्जी निकाल लो। तो E = hc अपॉन
और एससी की वैल्यू 12,375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और नीचे 2800 एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम 2800 से इसको भाग दो, 2800 से इसको भाग दो, ठीक है। 2800 को इससे भाग कितना है, अरे बेटा दो हटाए, 2 जीरो लगे, 2 जीरो लगे। अब 28 को भाग दो इससे, कितना आ रहा है, 28 4 से जा रहा है, यस सर। 4 5 से चला जाएगा क्या, 40 नहीं जाएगा ना, 4 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 4, ठीक है। देखो बेटा 28 को 4 से गुणा करो, 8 चौक 8 दूनी 16 और 3 16 3 19 16 3 वो 4 दूनी 8 चौक 32 8 चौक 132 4 दूनी 8 9 10 11 112। तो अगर तुमने 4 लिए तो 112 आया। अब 123 में से 112 घटाया, कितना आया, अच्छा अब क्या उतार लिया, 7 उतार लिया, कितना उतार लिया, 7, अरे 7 ही तो उतार लिया, 7 उतार लिया, फिर से बाहर क्या जाएगा, लगभग कितनी एनर्जी आएगी, 4.4 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, क्या इलेक्ट्रॉन निकाल देगी ये एनर्जी, जो वेव यहां से आई थी जिसकी वेवलेंथ कितनी थी 2800 एंगस्ट्रॉम, उसकी एनर्जी कितनी थी 4.4, क्या वो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, क्योंकि किससे ज्यादा है 2.3 से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E माइनस वर्क फंक्शन, E माइनस, तो 4.4 में से 2.3 घटाया तो यहां बचेगा 0.1, 2.1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ गई मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब तुम तीनों बताओ, काइनेटिक एनर्जी ये है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तुम तीनों बताओगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है 2.1 इलेक्ट्रॉन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, जो बताएंगे, तुम चारों बताओ, 2.1 वोल्ट हो जाएगा सर। E हटा दो, क्या हटा दो, E हटा दो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो ये दूसरा भी हो गया और पहला, ठीक है, सिंपल सर। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो करना अपने आप ही। पोटेशियम, हाँ तो जो मटेरियल है ना, जो पोटेशियम है तो है, जो मटेरियल है ये पोटेशियम है, पोटेशियम का वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कर लिया है बच्चों, हाँ काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स क्या होती है, अच्छा 1 डायमेंशन ना, ये काइनेमेटिक्स। बेटा देखो ऐसा है, एक बात बताओ, तुम किसी चीज को अगर फेंक रहे हो, किसी चीज को अगर फेंक रहे हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी तक, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंकोगे तो किस एंगल पर फेंकोगे, 45 मैक्सिमम फेंकोगे। अब मैंने तुमसे कहा मान लो तुम किसी चीज को ऐसे फेंके, तो मैक्सिमम दूरी जो फेंक चुके, तो मैक्सिमम दूरी अगर किसी चीज को फेंके तो 100 मीटर फेंक सकते हैं अधिकतम। तुमने यहां से किसी चीज को फेंका, अधिकतम कितना फेंक दिया
100 मीटर। अगर उतने ही वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो अधिकतम कितनी हाइट तक फेंकोगे? अगर उसी चीज को जैसे मैंने तुम्हें एक पत्थर दिया, तुमने पूरी जान लगा के फेंका, अधिकतम दूरी कब फेंकोगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर तुमने फेंका तो कितनी दूर गया वो? 100 मीटर। अब उसी चीज को कहां फेंको तुम तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकते हो? तो देखो, एक मैक्सिमम दूरी तक फेंकते हैं तो R बराबर फार्मूला होता है u²/g। अरे सर फार्मूला ये होता है sin 2θ/g। sin 2θ की वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि 45 पर फेंका है तो 45 दूनी 90। तो u² की वैल्यू क्या आई? gr, g की वैल्यू 10 मान लो और r की वैल्यू कितनी है बेटा? 100। तो u² की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 1000 आ गई। अब तुम कहां फेंक रहे हो? ऊपर। ऊपर अधिकतम दूरी जाएगी तो अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब v² बराबर u² - 2gs, फाइनल वेलोसिटी 0। u² की वैल्यू कितनी है? 1000। g की वैल्यू 10, s उधर गया, ठीक है। तो 1000/20, 0 से 50 ठीक है। तो ऊंचाई में अधिकतम कितनी फेंक सकते हो? अधिकतम ऊंचाई में किसी चीज को फेंक सकते हो तो वो 50 मीटर फेंक सकते हो। अगर इधर 10 फेंकोगे तब। एक बार बताओ, अगर तुमने किसी चीज को थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से फेंका है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर यू से फेंका है तो इधर u sin। अब मैं कहूं बेटा t टाइम बाद, मान लो कोई भी चीज को तुमने ऐसे फेंका है तो वो ऐसे ही तो जाके गिरेगी, ऐसी ही गिरेगी। मैंने कहा बताओ t समय बाद उसका, देखो अभी जब तुमने इनिशियल पीक फेंका था तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है? थीटा ही तो बना रहा है। t समय बाद मैंने कहा t समय बाद वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है बीटा। कितना बना रहा है? तो इस बीटा का मान क्या होगा? कितने समय बाद? t समय बाद। तो t समय बाद बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या कभी चेंज होती है? नहीं, हमेशा क्या रहेगी? सेम। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u sin θ - gt, यही तो हो जाएगी। और अगर तुमसे स्लोप पूछा है तो स्लोप होता है हमेशा tan बीटा। tan बीटा क्या होता है बेटा? by/bs। by क्या हो गया? u sin θ- और नीचे क्या हो गया? u cos, ये एंगल सही है। अब ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए वैल्यू रख दूंगा, क्या रख दूंगा? वैल्यू, ठीक है। वैल्यू रख दी जाएंगी, आंसर तुमसे पूछ लिया जाएगा। बताओ अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स, ये सब चीजें, ठीक है। तुम्हें पोटेंशियल का फार्मूला पता है? मेरे पास अच्छा ये बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू डेल्टा। अब जरा एक बात समझो, मेरे पास में एक क्यूब है, वो कैसा है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर। सारे एंगल क्या होंगे? 60 होंगे। अरे ये भी 60, ये भी 60 और ये भी। सारे चार्जेस सेम, सारे चार्जेस। मेरे पास में एक चार्ज पहले मैंने मान लो यहां रखा और उस चार्ज को यहां से अब मैं यहां ले गया। यहां से कहां ले गया? पहले यहां था, यहां नहीं था, फिर यहां से कहां ले गया? टोटल वर्क डन कितना होगा? जीरो। कहा है जीरो? क्योंकि इधर देखो बेटा, अगर मैं पोटेंशियल देखूं, क्या देखूं? सर वर्क डन का फार्मूला Q इंटू डेल्टा, जब ये यहां रखा था तो जो पोटेंशियल था
वही पोटेंशियल यहां से हटा के जब मैं यहां ले गया तब होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो गया तो टोटल बर्डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसे रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से करना है तुम लोग क्वेश्चंस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस करना घर से। बेटा देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एक बार बताओ मुझे, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तुम बोले फोटोन के अंदर एनर्जी भी होती है, फोटोन के अंदर मोमेंटम भी होता है। तुम जितनी भी चीजें पढ़ोगे सिर्फ फोटोन के अलावा, सबकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² पढ़ोगे, सबका मोमेंटम p = mv पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि m क्या आ जाता है? मास। दुनिया में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, उस जो सिर्फ तुम लोग पढ़ रहे हो, उसमें फोटोन के लिए तुमने सिर्फ फोटोन आता है तुम्हारे लिए सिर्फ फोटोन ऐसे एक पार्टिकल है जिसके अंदर मास नहीं है। ठीक है, जब तुम हायर एजुकेशन में जाओगे तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मास लेस हैं, और बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत छोटे हैं। ठीक है, वो सब चीजें आपके लिए नहीं है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करते। तो मैंने तुमसे कहा फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका मास नहीं है, जिसका मास ही नहीं है। अब तुम कहोगे वो चल रहा है, वेलोसिटी है, तो तुम कहोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं है। तुम कहोगे उसमें मोमेंटम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने तो सिर्फ मोमेंटम के लिए क्या पढ़ा है? P = mv। तुम कहोगे वेग से मुझे क्या मतलब, जब मास ही नहीं है तो मोमेंटम क्या होगा? जीरो। तुम कहोगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। सर मास ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और उसके अंदर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, क्यों? मोमेंटम भले उसके अंदर मास जीरो है या उसके अंदर मास नहीं है। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी प्लैंक ने। किसने दी थी? प्लैंक ने। और प्लैंक के नाम पर ही इस थ्योरी का नाम पड़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इन्होंने कहा था वही जो अभी मैं बता रहा था क्लियर से, E = hν या फिर hc/। इन्होंने कहा अगर कोई भी चीज चल रही है, कोई वेव चल रही है, कोई फोटोन चल रहा है, ठीक है, कोई फोटोन चल रहा है, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी है सर? लैम्डा। अगर उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी E = hc/λ, जहां h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻। बहुत बार डायमेंशन पूछी जाती है। बताओ प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? h। देखो E = hc/λ। E क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? ml² t - h की पूछी है। c क्या है? वेलोसिटी। c क्या है? वेलोसिटी की क्या होती है? L t - लैम्डा क्या है? दूरी। लैम्डा क्या है? दूरी, डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस की क्या होती है? L से L कट गया नहीं कट गया, तो h = t⁻⁻1 कहाँ आएगा? नीचे, और नीचे से जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो आंसर क्या आएगा? ml²t-। तो अगर कभी तुमसे प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन पूछ ली जाएगी तो उसकी डायमेंशन हो जाएगी ml²t-1। ठीक है, ml²t-1 ये प्लैंक कांस्टेंट की क्या हो जाती है? डायमेंशन हो जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे एनर्जी का फार्मूला है E = hc/λ, इसी प्रकार से मोमेंटम का फार्मूला हो जाता है h/λ। याद रखना, कोई भी फोटोन अगर मूव कर रहा है तो उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम का जो फार्मूला होगा वो होगा P = h/λ। ठीक है, या P = E/c। E क्या है? एनर्जी। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो देखो, और E की जगह अगर मैंने hν रखा तो ये क्या आया? h/λ। बहुत सारी चीजें जो तुम जानते हो क्या, कि फोटोन हमेशा किस रफ्तार से मोशन करता है? फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है।
ठीक है। सुनो बेटा, ऐसा है, मेरी बात सुनो, कल पेपर में सबसे पहले क्या करोगे? बायोलॉजी, सही है? सबसे पहले पेपर में क्या करना? बायोलॉजी को टाइम देख के 1 घंटे के अंदर निपटाना है तुमको। 90 क्वेश्चन है। अरे बायोलॉजी में या तो आर या तो पार, या तो आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो? उसमें ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? हाँ, बच्चे के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 306। बच्चे के शरीर में, तुम भी तो बच्ची हो बेटा, बताओ कितने हड्डियां हैं तुम्हारे शरीर में? हैं? 206। आज रात में गिनना बैठ के, एक खोपड़िया की हड्डी, गले की हड्डी। बच्चे के शरीर में कितनी होती है? नवजात बच्चे के बताओ। 300। अच्छा 300 होती है ना? हाँ, तो देखो मेरी बात सुनो, चलो पेपर करने का तरीका बता रहा हूँ तुमको, सुनो सब लोग। सबसे पहले तो ये जो आपका आइडिया है OMR भरने का, अपने तरीके से OMR भरो, किसी के कहने पे मत आओ। जैसे काफी लोगों को OMR भरने का तरीका ये होता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया, भर लिया, दूसरा कर लिया, भर लिया। कुछ का तरीका ये होता है कि उन्होंने पूरी बायोलॉजी कर ली फिर भर ली, पूरी केमिस्ट्री कर ली फिर भर ली। कुछ का तरीका ये होता है कि पूरा पेपर कर लिया तब भर लिया, ठीक है? तो जो तुम्हारा तरीका OMR भरने का है वही तरीके पे रहो। अगर तुम चेंज करोगे अपना आइडिया तो गलत कर बैठोगे, सही है? जैसे मान लो तुम्हारा आइडिया है कि हर क्वेश्चन के बाद में भरने का, और तुम भर रहे हो बाद में, तो 4-5 क्वेश्चन गलत कर बैठो, गारंटी, ठीक है? जो तरीका है वो OMR को भरने का मांगता है। दूसरी बात ये है, बायोलॉजी तुमने करी, जो तुम्हें लग रहा है, सुनो, जो तुम्हें लग रहा है, ठीक है, जो तुम्हें पेपर लग रहा है कि हाँ सर जी अभी ये क्वेश्चन, जैसे मैं तुमको बताऊं, जैसे मान लो बच्चों ये तुम्हारा पेपर है एक, ठीक है, ये पेपर है और तुम पेपर को कर रहे हो यहाँ पर, मैं यहाँ पर पेपर को ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, लेकिन टाइम टेकिंग है। हाँ, ऐसे ये पेपर है, ठीक है? जैसे बेटा ये पेपर है, समझो इस बात को जरा, ठीक है? जैसे ये पेपर है, ठीक है? अब ये सुनो, ये पेपर अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, अब जैसे ही मेरे को जैसे ये क्वेश्चन फिजिक्स का, मैंने देखा सर जी ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा लेकिन टाइम टेकिंग है, तो इसको मारो गोला, ठीक है? इसको मारो गोला और गोला मार के आगे झट से लिख लो 42, ठीक है? फिर अगले पर बढ़िए। लेकिन जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है उन्हें कतई छोड़ के अगले बढ़ते। दूसरी बात, तुमने कोई क्वेश्चन किया और तुम्हें लग रहा है कि ये लेंथी है, कैलकुलेशन है इसमें, या तो कैलकुलेशन को शॉर्ट मारो या फिर आगे बढ़ जाओ चुपचाप, ठीक? क्वेश्चन में टाइम नहीं देने का, इसी पर तभी तुम 180 क्वेश्चनों पे पहुंच पाओगे, नहीं तो बीच में लटक के रह जाओगे कहीं। सबसे पहले क्या करना है? बायोलॉजी, और 1 घंटे के अंदर बायोलॉजी क्या हो जाए? खत्म। 1 घंटे के अंदर बायोलॉजी खत्म हो जाए, ये समझो। मतलब अगर बायोलॉजी है 1:30 बजे से पेपर है, 1:30 बजे, तो 2:30 से 2:31 ना हो, सही है? भले 2:20 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2:31 ना हो, और 2:31 होगा तो तुम्हारी गलती है, इतनी स्पीडली पढ़ना है और स्पीडली फटाफट करते जाना है। फिर जो तुम उठाओगे सब्जेक्ट वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप केमिस्ट्री उठाना चाहते हो कि आप फिजिक्स उठाना चाहते हो। और फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस आपको लेंथी लग रहे हैं उन्हें छोड़ो और फटाफट अगले बढ़ो। और अगर लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचे, OMR को फिल करने के बाद लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तब जाके उन क्वेश्चंस को देखो, सही है? लेकिन क्वेश्चन के इस छोर से उस छोर तक तो तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बोले अरे बायोलॉजी कर ली, बोले बस पता चली 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन में 3 घंटा बिता दे, समझे? कुछ है कि बोले बायोलॉजी और फिजिक्स कर ली,
केमिस्ट्री ना करी, बायो में 3 घंटे बता दो, नहीं, तुम्हें पूरे 180 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये चीजें।